आज का हमारा लेसन लाइफ इन द यूके के टेस्ट नंबर 33 के ऊपर है। और आपको जैसे कि पता है कि लाइफ इन द यूके ILR एप्लीकेशन और ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन दोनों के लिए चाहिए होता है। और इसके साथ जो दूसरा लैंग्वेज टेस्ट है वो B1 है, वो स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट है। वो आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो उसकी भी प्रैक्टिस करें। मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत इंग्लिश में भी और उर्दू में भी हैं। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर उसके साथ एक चीज़ मैं बार बार क्लियर कर भी रहा हूँ, करता भी रहूँगा कि लाइफ इन द यूके के जो नंबर ऑफ़ टेस्ट आप यहाँ पे मेरे चैनल पे देख रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये लाइफ इन द यूके की जो बुक है, अप्रूव्ड या रिकमेंडेड बुक है होम ऑफिस की, उसमें से ये टेस्ट बनाए जाते हैं। तो इनकी कोई तादाद नहीं है। ये जितने भी बनाए जाएँ कम है। तो ये भी यहाँ से भी प्रैक्टिस करें, फिर आपको गूगल पे लिखें, वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करें। तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं तो करें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट में 24 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और इनमें से आपको 18 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो करेक्ट देने हैं ताकि आप टेस्ट पास करें। और टोटल टाइम जो है वो 45 मिनट्स होता है। 45 मिनट्स में आपको बताऊं बहुत ज़्यादा टाइम है 24 क्वेश्चंस करने के लिए। इसलिए आपको किसी किस्म का पैनिक नहीं करना, आराम से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम करें और आप पास हो जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये मुझे पेंसिल चूज़ कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर विच पर्पस वाज द स्टैट्यूट ऑफ रडलैंड इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो वर्ड है, बस बहुत मुश्किल वर्ड भी होंगे आपके लिए, तो आप परेशान उनसे नहीं होना। स्टैट्यूट ऑफ रडलैंड का मतलब, स्टैट्यूट में कानून को कहते हैं। रडलैंड का जो कानून है या कानून रडलैंड आप यूँ कह लें, उसका क्या मकसद था। ये कानून पास हुआ था 1284 में, किंग एडवर्ड वन ने पास किया था। तो उस कानून बनाने का क्या मकसद था? टू एनेक्स स्कॉटलैंड टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। एनेक्स का मतलब होता है जोड़ने को, इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों के साथ एक छोटा सा रूम हो तो उसको एनेक्स ही बोलते हैं। सो एनेक्स का मतलब होता है जोड़ना, स्कॉटलैंड को क्राउन ऑफ इंग्लैंड के साथ जोड़ना, या एनेक्स नॉर्दर्न आयरलैंड, या नॉर्दर्न आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ जोड़ना, या आयरलैंड को जोड़ना, या वेल्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है वेल्स का, ठीक है। स्टैट्यूट ऑफ रडलैंड कानून बनाया गया था जिसमें वेल्स को इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। ये आज आपको पता है कि यूके 4 कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। ये हमेशा से साथ नहीं थे, ये आहिस्ता आहिस्ता एक यूनियन बना। तो 1284 में ये वाला कानून पास हुआ और इसके बाद वेल्स भी इंग्लैंड का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ पर्सन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू मैरिज। फोर्स्ड इनटू मैरिज का मतलब होता है किसी शख्स को ज़बरदस्ती की शादी से कैसे बचाया जा सकता है। यानी बाज़ कल्चर्स कह लें, बाज़ फैमिलीज़ कह लें में ज़बरदस्ती की शादी होती है कि नहीं तुमने इससे शादी करनी है, उससे नहीं करनी। तो इस मुल्क में ज़बरदस्ती की शादी कानूनन जुर्म है, आप नहीं करा सकते। तो किसी शख्स को कैसे बचाया जाए कि वो उसको ज़बरदस्ती की शादी में न डाला जाए। तो बाय गिविंग देम अ प्लेस टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, उनको फैमिली से दूर किसी जगह पे जाके रखा जाए। कोर्ट ऑर्डर्स कैन बी ऑब्टेन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू मैरिज, या किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती शादी से बचाने के लिए अदालत के ऑर्डर्स लाए जा सकते हैं, अदालत से रुजू किया जा सकता है। बाय स्पीकिंग टू द पर्सनस पेरेंट्स, या उस पर्सन के पेरेंट्स के साथ बात की जा सकती है। या देयर आर नो लॉज टू इन द यूके टू वर्ड दिस, या यूके में इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो ये है, अदालत से कवानीन लाए जा सकते हैं, अदालत का हुक्म लाया जा सकता है कि इस आदमी को फोर्स मैरिज में नहीं दाखिल किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टेनिस क्लब फाउंडेड इन द यूके। यूके में सबसे पहले टेनिस क्लब कब उसकी बुनियाद डाली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1872 है। ये सबसे पहले लमिंगटन स्पा एक जगह का नाम है, वहाँ पे टेनिस का क्लब बना 1872, ठीक है। 19th सेंचुरी इसको कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स का शुरुआत हुई हैं हॉर्स रेसिंग के अलावा,
अगर आपको कोई ना समझ आ रही हो तो 1800 यानी 19वीं सदी की जो भी तारीख होगी वो आप चूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द यूके। ये नॉट के ऊपर आपने ख्याल करना है, ठीक है। ये ज़रूरी याद रखना है कि इन चार में से कौन सा ऐसा काम है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि क्रिमिनल ऑफेंस है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सेलिंग और बाइंग ड्रग्स, कैरिंग अ वेपन, अनफेयर डिसमिसल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। ओके, अनफेयर ये वाला करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अनफेयर डिसमिसल और डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, आप आपका जो वर्क प्लेस है यानी जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे अगर आपको आपके के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है और उस डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर आपको वहाँ से फारिग कर दिया जाता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। ये बाकी सारे के सारे जो है ना ये तीन, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम है, जुर्म है, लेकिन ये जुर्म नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। नेक्स्ट, व्हेन डिड हेनरी द एट स्टार्ट रेनिंग। ये क्वेश्चन पहले भी एक हमारे टेस्ट में आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है इन अप्रैल 1509। 1509 से इसने हुक्मरानी करना शुरू की। और इसका बाज़ वक़्त क्वेश्चन आ जाता है कि वो मरा कब, तो उसका जो मरने की डेट है वो 1547 है, ठीक है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किंग हेनरी द एट्थ का जो ज़माना है यानी इसका बादशाह का ज़माना रूलिंग का वो कब ख़त्म हुआ, तो 1547। सो 1509 में शुरू हुआ और 1547 में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेंसी, व्हाट इज़ द करेंसी इन द यूके। ये तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। यूके की करेंसी का क्या नाम है। वो कहते हैं ना, जिस अगर आपने माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो फिर आपको इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। जिनको अच्छी दुआएं मिली होती हैं तो फिर वो उनको ऐसे सवाल आते हैं। सो इसकी करेंसी का नाम है पाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in May 2010 the Conservative and Liberal Democrat parties formed a coalition and the leader of the Liberal Democrat Party, David Cameron, became the Prime Minister. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अब आप ये क्वेश्चन को ज़रा समझें और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि कैसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2010 में कंसर्वेटिव और डेमोक्रेट, लिबरल डेमोक्रेट, लिब डेम जिनको कहते हैं, ये पार्टीज़ दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई और लिब डेम का जो लीडर था डेविड कैमरॉन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब इसमें सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं सिवाय एक के, ठीक है। देखें, इलेक्शन भी मई 10 में हुए, कंसर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स ने दोनों ने मिलकर हुकूमत भी बनाई, कोalition गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन और डेविड कैमरॉन प्राइम मिनिस्टर भी बना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेविड कैमरॉन लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का हेड नहीं था, डेविड कैमरॉन कंसर्वेटिव पार्टी का हेड था। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ये है, फॉल्स है, ठीक है। ये आपने चीज़ देखनी है। देखें, यहाँ तक पढ़ के तो लगता है कि सारा कुछ सही चल रहा है, तो लेकिन जो डेविड कैमरॉन है वो कंसर्वेटिव पार्टी का हेड था। नेक्स्ट, व्हेन इज दिवाली नॉर्मली सेलिब्रेटेड। दिवाली जो है वो कब सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली जो है वो अक्टूबर और नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ एक और क्वेश्चन भी आप समझें। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स हैं ना, दिवाली हो गया, ईद हो गया, या हनुका हो गया, या फिर ईस्टर, क्रिसमस, कभी आता है कि ये कब होती हैं। ईस्टर का तो और क्रिसमस का तो नहीं आता, लेकिन बाकी इसका आता है। और कभी ये आता है कि ये कितने कितने दिनों के हैं। अगर तो दिवाली का आ गया कि कब होता है तो अक्टूबर नवंबर, और अगर ये आ गया कि दिवाली कितने दिन का फेस्टिवल है तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 5 बार। इसमें ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चार में से ऐसा कौन सा काम है, कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट
का काम नहीं है, यानी वो नहीं करते। द मोनार्की यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ये नहीं है। द मोनार्की का मतलब होता है शाही ख़ानदान, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में है। द प्राइम मिनिस्टर ये भी है, द लोकल गवर्नमेंट ये भी है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ये है, ठीक है। इसको मैंने बाकियों को इसलिए टिक किया कि ये सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं। द यूरोपियन काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, सो दिस इज़ दी, ये हमारा, मैं इसको यहाँ पे ला के टिक कर देता हूँ, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू यूनिवर्सिटीज competes with each other on a rowing race along the river Thames every year? रिवर थेम्स के ऊपर रोइंग ऐसी कश्ती को कहते हैं जिसके ऊपर ये बांध लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। सो दो इन यूनिवर्सिटीज़, कौन सी दो यूनिवर्सिटीज़ में हर साल रोइंग का मुकाबला होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडमिरल नेल्सन्स शिप? सो ये जो एडमिरल नेल्सन है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन था। एडमिरल नेल्सन बेसिकली यूके का नेवी की जो फौज होती है उसका कमांडर था, और इसने फ्रेंच के साथ लड़ाई की, ठीक है। बरतानिया और फ्रांस की आपस में जो लड़ाई हुई तो उसमें जो नेवी का कमांडर था वो एडमिरल नेल्सन था। उसके जो शिप जिस पे वो उसने फाइट किया उसका नाम क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर है HMS विक्ट्री। गोल्डन हाइंड नहीं है, कैन्यूट भी नहीं है, और ग्रिम्सबी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when driving in the UK, where do you need to display the disc which shows that the annual road tax has been paid? पहले इस क्वेश्चन को समझें और फिर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप यूके में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको रोड टैक्स पे करके जो टैक्स डिस्क मिलती है, गोल सी होती है, वो किस जगह पे आपको लगानी है या शो करनी है? एनीवेयर इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर किसी भी जगह पे रख लें। द विंड स्क्रीन ऑफ द कार, विंड स्क्रीन के ऊपर, द व्हील ऑफ द कार, गाड़ी के टायर के ऊपर, द बूट ऑफ द कार या उसके बूट के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है द विंड स्क्रीन ऑफ द टायर, सो द विंड स्क्रीन ऑफ द कार। अब आपको ये बात समझनी है कि ये टेस्ट डिस्क जो है वो अब नहीं इशू होती, अब कुछ भी नहीं होता। अब आपने बस, वो आपको एक लेटर आता है, आपने रोड टैक्स पे कर दिया और बस, ठीक है। उनको पता चल जाता है, वो सिस्टम में नंबर प्लेट के साथ, रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देख लेते हैं। लेकिन आज से 5-7 साल पहले, आई थिंक 8 साल पहले की बात है कि रोड टैक्स वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ता था, और अब वो नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आ भी जाएँ तो आपने ये नहीं सोचना कि ये तो अब होता नहीं है, बस आपने जो पहले होता था उसका आंसर जवाब दे देना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द यूके? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। यूके का कैपिटल कौन सा है? लंदन है। ओके, चलें अब इसको मैं थोड़ा सा यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चार सारे के सारे कैपिटल्स हैं, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि यूके का कैपिटल कौन सा है, तो लंदन है। अगर आपको कैपिटल आया कि इंग्लैंड का कैपिटल कौन सा है, तो भी लंदन है। एडिनबरा स्कॉटलैंड का कैपिटल है, ठीक है। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है, और कार्डिफ जो है वो वेल्स का कैपिटल है। तो अब आपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीख लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिटिश फिल्म? ये सारी बरतानवी फिल्म्स हैं, इनमें से कौन सी ऐसी एक है जो ब्रिटिश नहीं है? द लॉरेंस ऑफ अरेबिया, द 39 स्टेप्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और वुमेन इन लव। तो इसमें जो ये नंबर 3 पे है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये बरतानवी फिल्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये दो में से कौन सी ट्रू है? A jury is made up of members of the public who have applied to be part of it. ज्यूरी जो होती है वो पब्लिक के मेंबर्स में से होती है, यानी आम लोगों में होती है, लेकिन वो लोग होते हैं जिन्होंने ज्यूरी का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया होता है। या फिर दूसरा ये है, a jury is made up of members of the public chosen at random from the local electoral register. या ज्यूरी में वो लोग बैठते हैं जिनको इलेक्टोरल रजिस्टर के ऊपर से रैंडमली चूज़ किया जाता है, यानी किसी का भी नाम निकाला जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको ये सवाल इस तरह समझना है कि जब अदालत में कुछ सीरियस केस लगा हुआ होता है, जैसे मर्डर का, रेप का, या इस तरह का कोई केस, या इस तरह के कोई भी और सीरियस केसेस हों, तो जज के साथ ज्यूरी मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। वो ज्यूरी मेंबर 12 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस कंट्री में। वो 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। 15 स्कॉटलैंड में होते हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ में 12 होते हैं।
तो ये जो 12 लोग होते हैं, ये लेट से लंदन में या लेट से एडिनबरा में या किसी भी जगह पे है, लंदन में चलो। अब जज के साथ 12 लोग, तो लंदन की जिस अदालत जगह पे होगी ना, उसमें उस जगह के इलेक्टोरल रजिस्टर यानी कि वोटर लिस्ट जो होते हैं ना, उनमें से कोई भी 12 लोग चूज़ करके उनको लेटर लिख दिया जाता है कि आपने जूरी का मेंबर बनना है। आपने उसका रिस्पॉन्ड करना है लाजमी, येस और नो। अगर आप नहीं जानना चाहते आप नो करें, लेकिन आप उसको आंसर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सेंट डेविड्स डे पैट्रन ऑफ वेल्स सेलिब्रेटेड, या कब होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी पैट्रन सेंट ऑफ वेल्स कहा जाता है, कभी इंग्लैंड का, कभी, मैं आपको सारों का बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 17 ऑफ मार्च। 17 ऑफ मार्च जो है वो पैट्रन सेंट ऑफ वेल्स जो है वो उसका डे होता है। उसके बाद नो सॉरी, नहीं, ये बेसिकली 1 मार्च है। इसका करेक्ट, ये वाला इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 1 मार्च। अब लेकिन ये बाकी कौन से हैं? 17 मार्च जो है ये सेंट पैट्रिक डे है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड का है। ठीक है, आपको मैं साथ में लिख देता हूँ, नॉर्दर्न आयरलैंड। 23 अप्रैल ये सेंट जॉर्जेस डे है और ये इंग्लैंड का है। ठीक है, और 30 नवंबर जो है ये सेंट एंड्रयूज डे है और ये स्कॉटलैंड का है। तो आपने देखा कि आपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीख ली। अब ये भी आ सकता है कि सेंट एंड्रयूज डे जो कि स्कॉटलैंड का है वो कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द रेड फ्लावर्स फाउंड ऑन द बैटलफील्ड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हिच पीपल वेयर ड्यूरिंग रिमेम्बरेंस डे। आपने देखा होगा कि नवंबर के महीने में लोगों ने अपने कोट के ऊपर या लोगों ने अपने गाड़ियों के आगे एक इस तरह का एक फ्लावर होता है, वो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि बना लूँ। वो इसके दरमियान में ऐसा ब्लैक सा होता है और फिर ये इसका इस तरह का फ्लावर। इसको ये वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तो उसके बैटल फील्ड्स पे ये वाला फूल उगा हुआ था, और चूंकि उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, तो अब ये लोग अपना ये वाला फूल अपनी गाड़ियों पे या अपने कोट पे लगाते हैं ताकि उन लोगों की याद की जाए। तो इस फूल का नाम क्या है? ब्लेड्स, पॉपीज, डैफोडिल्स या कार्नेशंस? इसका नाम है पॉपीज। 18वां सवाल ये है, इट इज़ ए सिविल ऑफेंस टू कॉज हरासमेंट, अलार्म और डिस्ट्रेस टू समवन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और एथनिक ओरिजिन। कि किसी भी शख्स को डराना, धमकाना या उसको परेशान करना उसके मज़हब या उसके एथनिक बैकग्राउंड की वजह से करना, ये सिविल ऑफेंस है। तो ये फॉल्स है। इसका करेक्ट आंसर ये है। अगर आप किसी को डराते धमकाते हैं ना और रिलीजन या उसके एथनिक बैकग्राउंड की वजह से, तो ये सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दैट्स वाई ये रॉन्ग है। अगर यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस लिखा हुआ आता तो फिर ये ट्रू होता। क्वेश्चन नंबर 19, where can you get contact details for all your representatives and their parties? ये जो representatives का मतलब है, ये जो MPs होते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो MPs हैं, उनकी डिटेल्स यानी उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेसेस, उनके ऑफिस का सारा कुछ, वो कहाँ से हमें पता चल सकता है? एट बुक शॉप्स, 2 ऑप्शन चूज करने, योर लोकल सुपरमार्केट, योर लोकल लाइब्रेरी, या ये पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है। तो लोकल लाइब्रेरी और पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपके हर किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की डिटेल्स होती हैं। क्वेश्चन 20 क्या है? व्हाट इज द ओल्ड बेली? ओल्ड बेली क्या है? अ फेमस क्रिमिनल कोर्ट, अ स्कॉटिश ड्रिंक, अ नेम ऑफ द ट्रेडिशनल वेल्श केक, अ ब्रिटिश नेशनल पार्क। तो ओल्ड बेली अ फेमस क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, ये बहुत मशहूर कोर्ट है और इसको तो समझा जाता है कि ये दुनिया की सबसे मशहूर और पुरानी क्रिमिनल कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली वर्किंग फिल्म स्टूडियो फैसिलिटी इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे पुराना फिल्म स्टूडियो जो कि वर्किंग हालत में है, काम
करते हुए हालत में है वो कहाँ पे है और उसका क्या नाम है। ज़ाहिर है ये यूके में ही है, बट उसका नाम क्या है, ईलिंग स्टूडियोज़, पाइनवुड स्टूडियोज़ या ये बाकी सारे। तो हमारा इसका नाम है ईलिंग स्टूडियोज़। ओके, आपको यूं याद रखना चाहिए कि एक फिल्म स्टूडियो है ना, फिल्म, ओल्डेस्ट फिल्म स्टूडियो, तो ये एफ के साथ शुरू होता है और जो स्टूडियो का नाम है वो ई के साथ शुरू होता है। ई और एफ दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप बस इसको इस तरह याद रख लें। नेक्स्ट, व्हाट आर द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर इयन विलमेंट एंड कीथ कैम्बल फेमस फॉर। ये सर इयन विलमेंट और कीथ कैम्बल ये किस वजह से मशहूर हैं? इन्होंने क्या किया है? द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इन्होंने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट दिया या वो एक्सपेरिमेंट किया। द क्लोनिंग ऑफ द फर्स्ट मैमल डॉली द शीप, इन्होंने दुनिया में सबसे पहले एक एनिमल जिसका नाम डॉली था जो कि एक शीप थी उसको क्लोन किया। क्लोन का मतलब ये है कि इन्होंने उसको बनाया, क्रिएट किया। द इन्वेंशन ऑफ द MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, जो MRI स्कैनर होता है इन्होंने ये बनाया, या इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो हम वेबसाइट के साथ लिखते हैं वो लगाया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि इन्होंने शीप, डॉली द शीप बनाई, ये उनका कारनामा है। क्वेश्चन 23 है, बाय विच नेम इज लंडन्स वेस्ट एंड नोन फॉर। लंदन का जो वेस्ट एंड है उसको क्या दूसरे नाम से पुकारा जाता है? थिएटरलैंड, ओपरालैंड, होम ऑफ रग्बी या होम ऑफ गोल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थिएटरलैंड, क्योंकि लंदन वेस्ट एंड को वहाँ पे थिएटर्स बहुत हैं तो इस वजह से उनको थिएटरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was one of the commanders in the defeat of the Spanish Armada and one of the founders of England's naval tradition? अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड की स्पेन के साथ जंग हुई, ओके, 16वीं सदी में। तो उसमें एक इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी और वो प्रोटेस्टेंट थी और स्पेन वाले जो थे वो कैथोलिक थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा बहरी जहाज़ों का एक फ़ौज भेजा ताकि इंग्लैंड पे आके कब्ज़ा किया जाए, लेकिन आगे से इन्होंने बड़ा मुकाबला किया और स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया। स्पेनिश आर्माडा का मतलब है कि स्पेन की जो नेवल फ़ौज थी उसको हरा दिया, और सारी दुनिया कहती थी कि इस फ़ौज को, स्पेनिश आर्माडा को हराना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उन्होंने हराया, इसी वजह से फिर आज उस शख्स का नाम हम पढ़ रहे हैं। तो वो कौन सा कमांडर था यूके की तरफ से जो लड़ा? एलन ट्यूरिंग, सर फ्रांसिस ड्रेक, जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड या ओलिवर क्रॉमवेल। ओके, तो उसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और अब आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को स्टॉप करके रोकें। अगर आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो बार बार ये प्रैक्टिस करें, देखें वीडियोज़ को, और तभी आप पास हो सकते हैं। इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।